स्वर में रखिए जिसमें आपका जो पार्ट नहीं है उनका हम अलग ही दे देंगे। आपका जो बीपी का सिलेबस होगा वो लिपिड से आगे होगा। या फिर जैसा वाइस से करें स्टूडेंट से वाइस में कोई अगर इश्यू हो तो बताए। अच्छा, हम ये लिपिड के सेक्शन को डिस्कस कर चुके हैं। इसमें एक पार्ट रहता है यूरोवेरिएबल, वो एक पार्ट है वो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स का है, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल का। तो लफ्ज कंजुगेशन, कंजुगेशन लफ्ज का मतलब होता है यूनियन, कंजुगेट यूनियन। यूनियन किसकी? जैसे दो डिफरेंट टाइप के बायो मॉलिक्यूल्स की, एक आप थोड़ा सा प्रीवियस क्लास के हवाले से आप थोड़ा सा नोट करें। एक होते हैं मोनोमर, मोनोमर प्लस मोनोमर प्लस मोनोमर, तो उसके नतीजे में जो पॉलीमर बनते हैं, सेम टाइप के जो मोनोमर है उसके नतीजे में पॉलीमर बनते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि सेल्यूलोज पॉलीमर है, उसके मोनोमर जो ग्लूकोज है, तो ये एग्जाम्पल जैसे पॉलीसेकेराइड्स दे आर पॉलीमर। या अगर देखा जाए तो प्रोटीन पॉलीमर है, बिकॉज वो किसके बने हुए? मोनोमर अमाइनो एसिड के बने हुए। वो उनका मोनोमर जैसे प्रोटीन है तो उनका मोनोमर जो अमाइनो एसिड प्लस अमाइनो एसिड प्लस अमाइनो एसिड होंगे। पॉलीसेकेराइड होगा, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया सेल्यूलोज का, तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, तो ये सब जो है जैसे सेल्यूलोज हो गए। ऐसी सिचुएशन नहीं है, जरा यहाँ पे थोड़ी सी चेंज है, थोड़ा सा फर्क महसूस करने की कोशिश करें कि कंजुगेटेड मॉलिक्यूल किसे कहते हैं। कंजुगेटेड मॉलिक्यूल उसे कहते हैं टू डिफरेंट ग्रुप्स कंबाइन टुगेदर एंड दे फॉर्म वन यूनिट। एक सिंगल यूनिट बनाएंगे तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहेंगे कंजुगेटेड मॉलिक्यूल। 4 किस्म के कंजुगेटेड मॉलिक्यूल हैं, जैसे ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन। तो यानी आप देखें ग्लाइको, बायोलॉजिकल साइंस में ग्लाइको लफ्ज जहां पे भी इस्तेमाल होता है उसका मतलब ही होता है कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड, कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड, आप दो डिफरेंट ग्रुप्स हो गए। हमने पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट अलग बायोमॉलिक्यूल है, लिपिड अलग सेपरेट टाइप के बायोमॉलिक्यूल है, पर ये दोनों मिलके उन्होंने एक यूनिट जो बनाया, वन यूनिट, एक स्ट्रक्चर जो बनाई, तो हम उसे कहेंगे कि ये कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है। जैसे आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आगे इलस्ट्रेशन डायग्राम्स होंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे कई जगहों पे हेडिंग होती है ग्लाइकोलिपिड है, ग्लाइकोप्रोटीन है। उसका मतलब है इन्होंने मिलके दो डिफरेंट ग्रुप्स ने मिलके एक सिंगल यूनिट बनाया है, उसे हम कहेंगे कंजुगेटेड मॉलिक्यूल कहेंगे। लिपोप्रोटीन, लिपो रेफर्स टू लिपिड प्लस प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन की कॉम्बिनेशन लिपोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियो रेफर्स टू न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन की कॉम्बिनेशन से न्यूक्लियोप्रोटीन। तो 4 किस्म की कैटेगरीज हैं कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स की, जिसमें हमारे पीएमडीसी सिलेबस के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन रखे गए और ग्लाइकोलिपिड रखे गए, लिपोप्रोटीन या न्यूक्लियोप्रोटीन को इंक्लूड नहीं किया गया है। बहुत ही आसान से करने वाली है। जैसे आप मेडिकल में पढ़ने जाएंगे तो आपको बताया कि वहां पे भी जैसे मेडिकल के टर्म्स होते हैं, अक्सर स्टूडेंट को मुश्किलात उसमें होती है कि इसका मतलब क्या है। पर आप जैसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ एंट्री टेस्ट, उसको कोई दुश्वारी नहीं होगी, क्योंकि आपने सीख लिया है कि टर्म को कैसे ब्रेक करते हैं। ग्लाइकोलिपिड, तो ग्लाइको का मतलब कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड, न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, लिपोप्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन। मोरओवर जो थ्री लैंग्वेज या ढाकी लैंग्वेज जिसकी स्ट्रांग होगी तो वो और भी एक्सपर्ट होगी बायोलॉजिकल और मेडिकल साइंस में। जैसे न्यूक्लियो लफ्ज है, लिपो लफ्ज है, ये सब खरी बोली के लफ्ज है, ढाकी बोली के लफ्ज है। सही मदद हमारी बोली का लफ्ज ना है, बायोलॉजी मेडिकल के अच्छा नहीं बोली का लफ्ज। अभी आया सीखिए ह्यूमर लिटिल ह्यूमर ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज। अच्छा, तो 2 ही कैटेगरीज हमें सीखनी, और इसके अंदर हर कैटेगरी का एक एग्जाम्पल होता है, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी तो आपको बताया, आपने सीख तो लिया है। जैसे पहली कैटेगरी ग्लाइकोलिपिड की है, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइको जैसे आपको बताया कार्बोहाइड्रेट को शो कर रहा है, लिपिड का मतलब है लिपिड को, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड की कॉम्बिनेशन से जो कंजुगेट बनेगा या कंजुगेटेड मॉलिक्यूल बनेगा
उसे हम कहेंगे इट इज कंजुगेट ऑफ लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड ग्लाइकोलिपिड आल्सो कॉल्ड सेरेब्रोसाइट्स। अल्टरनेटिव टर्म्स भी है सेरेब्रो, जैसे बायोलॉजिकल साइंस में सेरेब्रो जहाँ कहीं भी लफ्ज इस्तेमाल होता है तो वो ब्रेन के लिए इस्तेमाल होता है। सेरेब्रो cerebrocytes because they are present and found in white matter of the myelin sheath of the nerve fiber, white matter of the brain। तो इस वजह से इन्हें हम कहते हैं cerebrocytes भी कहते हैं। Glycolipids are also called as cerebrocytes। Why? Because they are present and they are found in white matter of the brain and myelin sheath of the nerve fiber, so they are called as सेरेब्रोसाइट्स। एक और भी जो है पॉइंट प्लेस जगह दी गई है कि जहाँ पे ये ग्लाइकोलिपिड्स पाए जाते हैं। यू नो वेरी वेल, जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। डबल मेम्ब्रेन का मतलब है टू मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। इनर मेम्ब्रेन जो होती है उसके अंदर जो है अगेन जो है ग्लाइकोलिपिड्स मौजूद होते हैं। तो जस्ट एग्जाम्पल की कैटेगरी है वो आपने याद रखनी है कि ग्लाइकोलिपिड्स कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया में भी दो मेम्ब्रेन होती है, दो, पर उसकी इनर मेम्ब्रेन आपको पता है फोल्डेड है, जिससे फोल्ड्स बने हुए जिन्हें हम कहते हैं क्रिस्टा कहते हैं। पर इनकी जो दोनों मेम्ब्रेन्स हैं ये स्मूथ होती है, तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो है ग्लाइकोलिपिड मौजूद होता है। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी पे आते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन से नेचर। ग्लाइकोप्रोटीन जो है वर्ड से जाएगा, ग्लाइको रेफर्स टू कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कॉम्बिनेशन से जो एक वन यूनिट से सिंगल यूनिट मॉलिक्यूल जो बनेगा उसे हम कहेंगे, ऐसे कंजुगेटेड मॉलिक्यूल को हम कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। सच कंजुगेटेड मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर स्टूडेंट इसको थोड़ा सा ध्यान तवज्जो नहीं देते। कार्बोहाइड्रेट की कौन सी कैटेगरी? कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी होगी पॉलीसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड या पॉली, नॉट ऑल कार्बोहाइड्रेट, नॉट मोनोसैकेराइड। जो इस ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर पार्ट होगा वो ओलिगो होगा या पॉलीसैकेराइड होगा प्लस प्रोटीन। ओलिगोसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड प्लस प्रोटीन होगा तो हम उसे कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो इस तरह से जो है एक ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल बनता है। अब हम इसके देखेंगे प्लेसेस पॉइंट जगह कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन में पाए जाते हैं, यू नो वेरी वेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ जैसे हमने पढ़ा था कि लिपिड सॉल्युबल या फैट सॉल्युबल चीजें होती है वो तो पास हो जाती है, पर अदर देन जो फैट सॉल्युबल दूसरी सब्सटेंस होती है उनके एरिया आउट होने के लिए एक स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं जो मटेरियल की ट्रांसपोर्ट में मदद देते हैं। रिसेप्टर, सेल की सरफेस पे रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे आपने पढ़ा है हार्मोन को रिसीव करने के जो रिसेप्टर्स। और भी सेल्स होते हैं जिनके अंदर, जैसे कई सेल्स हैं जिनके अंदर रिसेप्टर मॉलिक्यूल, न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर्स आपने पढ़े हैं। एंटीजन ऑफ द ब्लड ग्रुप से, ये भी जिस तरह से ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर। इसी तरह से एक अल्ब्यूमिन क्या होता है, दैट इज एक व्हाइट होता है, उसके अंदर भी ग्लाइकोप्रोटीन। इसी तरह से गोनेडोट्रोपिन, हालांकि हम पढ़ चुके हैं हार्मोन्स के हवाले से, कई और जगहों पे भी पढ़ चुके हैं, पर गोनेडोट्रोपिन वो हार्मोन है जो एफएसएच एंड एलएच हार्मोन है, ये गोनेडोट्रोपिन है। इनकी जो केमिकल कंपोजिशन होती है वो ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर है। तो बस ये 2-3 टाइप के सवाल है, कोई इतना बिग क्वेश्चन वगैरह नहीं है। आप जैसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इंटीग्रेट के स्टूडेंट के लिए ये याद करना है, जैसे कहीं समझ में नहीं आता है तो ऐसी कोई बात नहीं। लफ्ज को ब्रेक करें, उनकी कैटेगरी को देन क्रेनिंग के जरिए याद करना और कुछ भी काम नहीं। ठीक है, क्रेनिंग जरूरी है। बायोलॉजी में, मेडिकल में क्रेनिंग जरूरी है। क्रेनिंग जरूरी तो बुखार की गोली कौन सी है, मरीज को क्या लिख के देंगे, सोचेंगे कि क्या है, सर दर्द की गोली है। क्रेमिंग जरूरी है, क्रेमिंग डॉक्टर के लिए जरूरी है। डॉक्टर साहब क्रेमिंग देखते क्रेमिंग जरूरी डॉक्टर साहब है ना, चलो ना, सभी का गोल दिया है वो इंजीनियरिंग में। तो नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं एंजाइम्स के एडिंग। तो सबसे पहले एंजाइम की डेफिनेशन है, एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट।
इंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट। अगर सिंपल वर्ड्स में जैसे लिखा जाए इंजाइम्स क्या है, बायो कैटलिस्ट। केमिस्ट्री के अंदर भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, कैटलिस्ट लफ्ज इस्तेमाल होता है, कैटलिस्ट जो आप पढ़ चुके हैं। केमिस्ट्री आपकी जो है बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग। कैटलिस्ट का मतलब होता है जैसे अगर इस क्लास के अंदर हम कहें कैटलिस्ट, हर जगह पे हर तकरीबन इवन पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी कैटलिस्ट लफ्ज इस्तेमाल होता है। दो कंट्रीज हैं, एक इधर है एक इधर, तीसरा दरमियान कोई कंट्री होता है और दोनों को जैसे उल्टी सीधे बातें बता के लड़ा लेता है। सेल्फ रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग आफ्टर बिफोर केमिकल रिएक्शन, उसमें खुद में कोई चेंज या तब्दीली नहीं होती है, बाकी दो दोस्तों को जो है लड़ा लेता है, परिवार में हरकतें की। सेल्फ रिमेन अनचेंज, सेल्फ रिमेन अनचेंज, दैट इज कॉल्ड कैटलिस्ट। तो केमिस्ट्री के अंदर ऐसे कैटलिस्ट, पर लिविंग थिंग्स के अंदर जो कैटलिस्ट होता है, लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स जस्ट कैटलिस्ट नहीं, बायो कैटलिस्ट है। लिविंग थिंग्स के अंदर जो सेल्स के अंदर ऐसा कैटलिस्ट होगा तो उसे कहेंगे एंजाइम, दैट इज कॉल्ड एंजाइम, दैट इज कॉल्ड एंजाइम। क्योंकि ये दे स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन, स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन वो कौन सा बढ़ता है, बच्चे टीकरा मंगे नहीं बच्चे मंगे नहीं को वेरी गुड, ठीक है। स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन, सेल्फ रिमेन अनचेंज, खुद में कोई चेंज या तब्दीली नहीं आती ड्यूरिंग एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। बाय लोअरिंग द थर्मोडायनेमिकली, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाय लोअरिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एंजाइम्स का डायनामिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दे लोअरिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को जैसे वो कम करते हैं, उसकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं। इलस्ट्रेशन देखते हैं या उस पर मारते हैं तो थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट ये होता है, एक ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो वेरी स्लो हो सकते हैं, क्योंकि बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के अंदर एक क्विक यकदम कोई रिस्पॉन्स देना होता है, जल्दी वो रिएक्शन होना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज के अंदर जमा हो गई है, कहते हम अपनी मर्जी से कार्बन डाइऑक्साइड निकले कि जब निकले, जितना टाइम लगे तब तक तो पॉइजन बन जाएगी। उसके लिए इमीडिएटली क्या होना चाहिए, इमीडिएटली ये होना चाहिए कि फौरन जो कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल होनी चाहिए, फौरन रिमूवल होनी चाहिए। तो उसमें ऐसा फिनोमेना हो कि जैसे वो रिएक्शन स्पीड अप हो, तेज हो, जल्दी हो, अदरवाइज कोई और जो है पॉइजन बन सकते हैं, बॉडी को कोई डैमेज हो सकता है। तो जैसे लिविंग थिंग्स के अंदर ऐसे कैटलिस्ट रखे गए, कैटलिस्ट रखे गए। तो गैस ट्रांसपोर्ट के अंदर साइन ये तो एंजाइम कंपनी है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज कुदरती ये रखा है, अदरवाइज तो वेरी स्लो प्रोसेस के अंदर भी हो सकता है। तो एंजाइम्स का काम होता है कि इसी रिएक्शन को स्पीड अप करें, स्पीड अप करें। अच्छा, दूसरी बात, कोई भी रिएक्शन होता है उसके लिए थोड़ा सा एनर्जी का इनपुट देना जरूरी होता है। एनर्जी का इनपुट अगर मिलेगा तो फिर आगे रिएक्शन प्रोसीड होगा, अदरवाइज रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, वेल्डिंग की रॉड है, आपने देखी होगी, सबसे पहले वेल्डिंग की रॉड को थोड़ा सा जलाया जाता है, एनर्जी दी जाती है, फिर वो वेल्डर जो होता है वो पूरी उस रॉड को खत्म कर देता है। या कैंडल होती है, कैंडल को थोड़ा सा जैसे फायर या आग देनी पड़ती है, तो फिर उसके बाद वह हीट एनर्जी उसमें रिलीज होती है। तो शुरू में इनपुट एनर्जी का जरूर चाहिए, इनपुट होगा तो आगे केमिकल रिएक्शन होगा। अब एंजाइम क्या करते हैं, इस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का मतलब होता है मिनिमम अमाउंट नीडेड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा जो एनर्जी का अमाउंट जरूरी होता है, एनर्जी का अमाउंट जरूरी होता है ताकि वो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो। साइंस तेरी गाड़ी के धिक्को दीना नहीं तो हरदी पोज नहीं कई जोड़ देते धिक्केला थोड़ी एनर्जी तो कुछ है धिक्को दीना जबल से काम पत्थर खड़ी तो तेज में पत्थर खड़ी ताकत लगेंगे पोता खड़ी भले धिक्को दी पोज जोड़ दो। मिनिमम अमाउंट नीडेड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, दैट इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अगर जिस तरह से हम कहेंगे इसमें अगर मिनिमम अमाउंट एक दिया जाए या कोई रिएक्शन स्टार्ट हो तो जाहिर है हीट का सहारा लेना पड़ता है। अगर हम हीट इस सेल को दें तो कई इसके अंदर प्रोटीन्स होंगे, प्रोटीन नेचर हो जाएंगे, तो प्रोटीन्स डी नेचर हो जाएंगे। तो कुदरत ने कौन सा निजाम रखा है कि बायो कैटलिस्ट दे दिए जो क्या करते हैं, रिएक्शन भी स्टार्ट करते हैं और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को भी कम कर देते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा एक इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ बायो मॉलिक्यूल के हवाले से जो बायो कैटलिस्ट है, इनका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है।
हमारे जैसे मेटाबॉलिज्म के अंदर, सेल्स की मेटाबॉलिज्म के अंदर। कितने इंपॉर्टेंट इसकी फीचर्स हैं कि स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन, सेल्फ रिमेन अनचेंज बाय लोअरिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ये सब काम जो है ये एंजाइम्स के होते हैं। ऑल ऑफ दीज आर फंक्शंस ऑफ एंजाइम। स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन, सेल्फ रिमेन अनचेंज, यानी इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एक रिएक्शन होगा उसके बाद एंजाइम फिर से अवेलेबल हो, एंजाइम की वही शेप होगी, वही सबस्ट्रेट आके बाइंड होगा और वही दोबारा से केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा। वरना अक्सर मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जैसे एक रिएक्शन हो जाता है तो उसके बाद कोई प्रोडक्ट बनी तो उसकी शेप भी चेंज या अल्टर हो सकती है, पर बायो कैटालिस्ट एंजाइम ऐसे होते हैं फिर भी अवेलेबल होते हैं। रिएक्शन हो गया, प्रोडक्ट बन गई, उसके बाद भी एंजाइम अवेलेबल होते हैं, नेक्स्ट उसकी सबस्ट्रेट के साथ आके बाइंड हो सकते हैं। वेरी अमेजिंग मॉलिक्यूल है ये एंजाइम। तो थोड़ी सी चलने का आज हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को डिस्कस करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एंजाइम। शुरू में ये ग्रुपिंग टाइप के थोड़े से सवाल है, ग्रुपिंग टाइप के, जैसे वर्ड मीनिंग क्या है ये आप नोट करेंगे। एन और जाइड का मतलब है यीस्ट। फ्रेडरिक विलियमसन 1878 के अंदर इनको जो है जैसे नेम दिया, आइडेंटिफाई किया, और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कैटेलाइजिंग द स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन इन द लिविंग सिस्टम, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। और बायो कैटलिस्ट में प्रोटीनियस से नेचर है, प्रोटीन के बने हुए। हालांकि कुछ ऐसे भी एंजाइम होंगे जिनके अंदर प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन भी होगा, पर प्रोटीन तो जरूरी होगा ही होगा, तो इस वजह से हम कहेंगे प्रोटीनियस से नेचर है। दो और साइंटिस्ट है जैसे फॉर्मस्टीक एंड सिडनी अल्टमैन, इन्होंने 1980s के अंदर एक आरएनए मॉलिक्यूल ऐसा देखा जिसके अंदर कैटालिसिस की प्रॉपर्टीज मौजूद थी। उससे एंजाइम का नेम रखा राइबोजाइम। राइबोजाइम एंजाइम है पर इनकी केमिकल नेचर आरएनए है, यानी थोड़ी सी एक्सेप्शन मौजूद है। वरना क्या है, एंजाइम्स आर प्रोटीनियस इन नेचर। एंजाइम्स क्यों प्रोटीनियस इन नेचर है, पर एक एंजाइम ऐसा है जिसका नेम है राइबोजाइम, वो आरएनए इन नेचर है। ये राइबोसोम्स में ही पाए जाते हैं और इनका काम होता है पॉलीपेप्टाइड चेन को असेंबल करना। ये जो और भी काम है, कल जैसे हमने टॉपिक प्रोटीन सिंथेसिस में पढ़ा था, राइबोसोम्स के अंदर ऐसे राइबोजाइम एंजाइम्स मौजूद होते हैं। अमाइनो एसिड को असेंबल करने में इसका रोल होता है। थोड़ा कोई रोल या फंक्शन हमारी बुक में इधर डिस्कस नहीं है, पर आरएनए दैट एक्ट्स एज एन एंजाइम वो है राइबोजाइम। वरना अदरवाइज क्या है, अदरवाइज एंजाइम्स आर प्रोटीनियस इन नेचर, प्रोटीन के बने हुए। ठीक है, तो ये जस्ट एक पॉइंट है, सिंगल पॉइंट है। पर उसके अब जो है नेक्स्ट हम थोड़ी सी इलस्ट्रेशन पे आते हैं कि एंजाइम किस तरह से वर्क करते हैं, एंजाइम किस तरह से वर्क करते हैं। जैसे एंजाइम की वर्किंग का तरीका ये होता है, और मोरवर अभी एक और चीज ध्यान में रखने की, एंजाइम इज ऑलवेज बिगर मॉलिक्यूल, लार्जर मॉलिक्यूल देन सबस्ट्रेट। एंजाइम जो हमेशा सबस्ट्रेट से बिगर मॉलिक्यूल होगा, लार्जर मॉलिक्यूल होगा। जैसे ये एक एंजाइम है, फॉर एग्जाम्पल ये एंजाइम, और उसकी जो है एक पर्टिकुलर प्लेस या पॉइंट है जहाँ पे सबस्ट्रेट आके बाइंड होती है। इस पर्टिकुलर प्लेस पॉइंट को कहते हैं एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। बाकी जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर है एंजाइम की जस्ट शेप को मेंटेन करने के लिए होती है, पर एक्टिव साइट वो जगह होती है जिस जगह पे आपकी सबस्ट्रेट आके कॉम्प्लीमेंट्री सबस्ट्रेट आके बाइंड होगी या फिक्स होगी, तो उसे हम कहते हैं ये इस पॉइंट को जगह को हम कहेंगे एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। एस फॉर सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट वो मॉलिक्यूल होते हैं जिसपे एंजाइम का एक्शन होता है, उसे कहते हैं सबस्ट्रेट कहते हैं। तो सबस्ट्रेट स्मॉलर इन साइज होगी और एंजाइम हमेशा लार्जर इन साइज होगा। तो जब भी एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिलेंगे तो उसके नतीजे में बनेगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। उसे हम कहेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, दैट इज कॉल्ड एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये एंजाइम हुआ और इसकी एक्टिव साइट पे पहले वो अलग सबस्ट्रेट अलग थी, अब जो एक्टिव साइट के साथ आके बाइंड हुई है तो हम कहेंगे कि ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसे कहेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, यानी कैटालिसिस होगी और सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनेगी, पर होगी अब वो प्रोडक्ट स्टिल एक्टिव साइट पे मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल ये जैसे ब्रेकिंग डाउन का अमल हुआ है और इसमें जो दो प्रोडक्ट्स बन गए, प्रोडक्ट्स बन गई पर स्टिल दे आर प्रेजेंट इन एंजाइम और एंजाइम की एक्टिव साइट पे मौजूद है, तो इसे हम कहेंगे एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। इसके नतीजे में एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा। एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद यू नो वेरी वेल कि
बायोकैटलिस्ट की फीचर यही है कि केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद भी एंजाइम की शेप में, स्ट्रक्चर में कोई चेंज या तब्दीली नहीं आती है तो एंजाइम एंजाइम ही रहेगा और यहाँ से जो दो प्रोडक्ट्स बनी है वो अलग हो जाएंगी, प्रोडक्ट्स एक्टिव साइट को छोड़ जाएंगी, अलग हो जाएंगी प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट फाइनली जो अलग हो गई और एंजाइम सेपरेट अलग हो गया। अब एंजाइम जो फ्री है, अब एंजाइम फ्री है किसके लिए, अगेन अगेन जो है नेक्स्ट उसी सेम टाइप की सबस्ट्रेट होगी उसके साथ आगे बाइंड हो सकता है। तो इस हवाले से एक छोटी इक्वेशन की तरह हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स इक्वेशन के हवाले से ऐसे बनाते हैं जो टेस्ट में भी कई बार ऐसी इक्वेशन टाइप की चीजें आई है, जैसे एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट इज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, उसके बाद एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स के बाद एंजाइम फ्री प्लस प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट वहां से रिलीज हो जाएंगे। इस तरह से एंजाइम जो वर्क करते हैं। हर एक एंजाइम की एक पर्टिकुलर शेप होती है और पर्टिकुलर टाइप की जो सबस्ट्रेट उसके साथ आके बाइंड हो सके। जैसे हम एक छोटी इलस्ट्रेशन बनाते हैं किस तरह से पर्टिकुलर टाइप की जो है जैसे हम कहें कि शेप, फॉर एग्जाम्पल ये एक ऐसा एंजाइम है जिसकी हम कहते हैं कि एक्टिव साइट इस तरह की है, ये एक ऐसा एंजाइम है, फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा एंजाइम जिसकी जो है एक्टिव साइट की ये शेप है, एक ऐसा एंजाइम जिसकी अगर हम कहें कि एक्टिव साइट जो है, फॉर एग्जाम्पल एक्टिव साइट में डिफरेंस होता है, एक्टिव साइट इस तरह की होती है। तो अगर हम इनका नेम देखें एंजाइम नंबर 1, एंजाइम नंबर 2 और एंजाइम नंबर 3, फॉर एग्जाम्पल अगर इनका नेम दे दें कि एंजाइम नंबर 1 है, एंजाइम नंबर 2 है, एंजाइम नंबर 3 है, तो इनकी सबस्ट्रेट किस तरह की होंगे। अगर ये सबस्ट्रेट हम ऐसे ही मिक्स कर दें कि जैसे ये सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट है, सी सबस्ट्रेट है, फॉर एग्जाम्पल ये सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट है, फॉर एग्जाम्पल ये जैसे अगर सबस्ट्रेट को कहेंगे ये बी सबस्ट्रेट है, तो इनको आप मैच कर सकते हैं। छोटे बच्चे भी इस तरह से चीजें होती हैं जो पजल्स वगैरह वो मैच कर सकते हैं, तो आप यकीनन इसका जवाब दे सकते हैं कि भाई ये जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम नंबर 1 इसके साथ एक्ट करेगा, तो ये हो गई सी इधर। फॉर एग्जाम्पल ये जो सबस्ट्रेट है ये किस एंजाइम के साथ आपकी बाइंड हो सकती है, ये इसके साथ आपकी बाइंड हो सकती है। ये सबस्ट्रेट किस एंजाइम के साथ आपकी बाइंड हो सकती है, ये इसके साथ आपकी बाइंड हो सकती है। तो इस वजह से जो एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है वो यूनिक होती है, स्पेसिफिक होती है। इसी वजह से जो मोस्टली एंजाइम या तकरीबन एंजाइम चंद एक को छोड़ के हर एक एंजाइम की कोई एक ही सबस्ट्रेट होती है जिससे एंजाइम का एक्शन होता है। ऐसे नहीं है कि एक एंजाइम की सबस्ट्रेट ज्यादा हो, बहुत ही रेयर केस होता है। जैसे एक एंजाइम कोई आप स्टूडेंट बताएंगे, रोबेस्को एंजाइम, कार्बोऑक्सिलेज की है, ऑक्सीजनेज की, सबस्ट्रेट उसकी कार्बन डाइऑक्साइड की है, सबस्ट्रेट उसकी ऑक्सीजन की। इवन इलस्ट्रेशन को छोड़ के और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं वर्ड्स में आप कहेंगे ये तो बॉक्स बनाए, तो एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल माल्टोज, माल्टोज सबस्ट्रेट है और उसका जो एंजाइम होगा माल्टेज। फॉर एग्जाम्पल लैक्टोज, लैक्टोज जो सबस्ट्रेट होगी और उसका एंजाइम जिसपे एक्ट करे लैक्टेज। इसी तरह से अगर माल्टोज, लैक्टोज और क्या बनाए, सक्रोज, सक्रोज जो है सबस्ट्रेट है, एंजाइम का नेम होगा सक्रेज। सेल्यूलोज सबस्ट्रेट है, सेल्यूलेज एंजाइम है, एएसी, एएसी को है ना ये एंजाइम का सफिक्स है, एंजाइम का सफिक्स है, सफिक्स ऑफ एंजाइम। और आपने पढ़ा है ओएसी जैसे है तो आपको पता है कि शुगर मॉलिक्यूल जैसा नाम दिया, तो माल्टोज माल्टेज, लैक्टोज लैक्टेज, सक्रोज सक्रेज। ऐसे नहीं कि ये सब डाइसैकेराइड है तो हम कहेंगे भाई माल्टेज एंजाइम में सबसे एक करें, नहीं होगा। ऐसे नहीं कि ये सब डाइसैकेराइड है तो लैक्टेज एंजाइम मोनोसैकेराइड में ब्रेक करें, नहीं। क्यों नहीं, वाई, बिकॉज एंजाइम्स की जो शेप होती है वो स्पेसिफिक नेचर होती है। शेप के हवाले से क्या है उनकी एक्टिव साइट, बाकी तो रिमेनिंग जो है इसमें बॉन्ड्स और पॉलीपेप्टाइड चेन होगी वो इसकी शेप को मेंटेन करने के लिए होती है। यहाँ पे स्पेशल टाइप की जो कुछ साइड चेन्स होती है जो कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए सबस्ट्रेट के साथ, कॉम्प्लीमेंट्री चार्जेस होंगी, कोई फिर देन बॉन्डिंग होगी और कोई देन जो है कैटालिसिस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आगे और भी फर्दर टॉपिक है, फिलहाल आप ये सीखें और फिर अगेन
थोड़ी सी जनरल फीचर्स की तरफ आते हैं, एंजाइम्स की जनरल फीचर्स की तरफ, एंजाइम्स की जनरल फीचर्स की तरफ। जैसे ये छोटी सी इलस्ट्रेशन है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये सबस्ट्रेट है और ये एंजाइम है, उसकी एक्टिव साइट है। सबस्ट्रेट और एंजाइम जैसे आपस में यहाँ पे बाइंड होगी, एंजाइम की एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट, तो ये अभी प्रोडक्ट बनी है पर स्टिल दे आर अटैच्ड विद द एक्टिव साइट। फिर क्या होगा, प्रोडक्ट जो है इससे अलग हो जाएंगी, ये सेपरेट हो जाएंगे। एंजाइम की शेप वो पहले वाली सेम ही रही है, उसके अंदर कोई चेंज या तब्दीली नहीं आई है। तो एंजाइम वो बायोकैटलिस्ट होते हैं जो रिएक्शन होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद भी उसकी शेप के अंदर कोई चेंज या तब्दीली नहीं, ये फ्री होगा, अगेन नेक्स्ट उसी टाइप की जो सबस्ट्रेट होगी उसके साथ बाइंड होगा, अगेन जो प्रोडक्ट्स बनती रहेंगे। ऐसे नहीं कि एंजाइम यूज अप हो गया, खत्म हो गया, एंजाइम फ्री हो जाएगा, नेक्स्ट अगेन जो है सेम टाइप की जो केमिकल रिएक्शन होगी। उसके बाद जनरल फीचर्स में आप आएंगे तो दे आर बायोकैटलिस्ट प्रोड्यूस्ड इन सेल्स। इसी वजह से कैटलिस्ट हम नहीं कहते, एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट, सेल के लिविंग थिंग्स के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं, तो इस वजह से हम इसे कहते हैं बायोकैटलिस्ट। ग्लोब्यूलर इन नेचर है, प्रीवियस हमारे जो प्रोटीन सेक्शन के अंदर हम पढ़ चुके हैं, एक होते हैं फाइब्रस प्रोटीन होते हैं, दूसरे ग्लोब्यूलर होते हैं, तो ये ग्लोब्यूलर इन नेचर होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था एंटीबॉडीज है या हीमोग्लोबिन है या एंजाइम्स है, ग्लोब्यूलर है। हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन जैसे अमाइलेज और पेप्सिन, ऐसे जो ओनली एंड ओनली प्रोटीन के बने हो उन एंजाइम्स को कहेंगे सिंपल एंजाइम। ऐसे एंजाइम्स जो सिर्फ प्रोटीन के बने होंगे तो उन्हें कहेंगे सिंपल एंजाइम। वो चलना है तो सफा साधु, तो सफा साधु टोपी वोपी पा टोपी को हो पाए, ये तो सफा साधु जस्ट, ठीक है, सिंपल एंजाइम। कुछ ऐसे प्रोटीन, कुछ ऐसे भी एंजाइम्स होते हैं जो हमारी थोड़ी फिजिकल क्लास की करने के स्टूडेंट्स होते हैं, थोड़ी सी बैठ के जो है थक जाते हैं, तो फिर हमें सीजर इनको देते हैं, इनको सर माइंड मत करना, जिनको थोड़ा बुरा लगे तकलीफ नहीं। तो प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट जो होते हैं, प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट भी हो सकता है, ऐसे भी एंजाइम होंगे जिसके अंदर प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट होगा, तो ऐसे एंजाइम को कहेंगे होलो एंजाइम, आल्सो कॉल्ड कॉन्जुगेटेड एंजाइम। होलो एंजाइम जिनको कॉन्जुगेटेड एंजाइम भी कहेंगे। इसी तरह से कैन रिएक्ट बोथ विद एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, व्हाई, बिकॉज़ दे आर एसिडिक जाके एक्शन किसी दूसरी जगह पे हो, दूसरे सेल के अंदर हो, तो उन्हें कहेंगे एक्सो एंजाइम और एक्स्ट्रा सेल्युलर एंजाइम। एक इलस्ट्रेशन है थोड़ी सी बनाते हैं एंडो और एक्सो एंजाइम के हवाले से, एंडो और एक्सो एंजाइम के हवाले से, एंडो एंजाइम या एक्सो एंजाइम। जैसे फॉर एग्जांपल एक ये सेल है, इसी सेल के अंदर एंजाइम प्रोड्यूस हुए और इसी सेल के अंदर इनका एक्शन हुआ, एंजाइम इधर प्रोड्यूस हुए, एक्शन भी सेम सेल के अंदर हुआ, एक्शन जो इस एंजाइम का इसी सेम सेल के अंदर हुआ, तो ऐसे एंजाइम्स को कहेंगे इंट्रा सेलुलर एंजाइम। सच एंजाइम्स आर कॉल्ड इंट्रा सेलुलर एंजाइम और एंडो एंजाइम। ऐसे एंजाइम्स को कहेंगे इंट्रा सेलुलर या एंडो एंजाइम। ठीक है, जैसे एक प्रीवियस हमारी जो टेस्ट थी उसके अंदर भी आपने एक लफ्ज इंट्रा लफ्ज पढ़ा था शायद, तो आप तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, बट जो हाफ एंट्री वाले थे उसके अक्सर स्टूडेंट का वो सवाल अलग है। इंसुलिन की दो चेन की और इंट्रा, सही सब ऑप्शन सही लगा दो, पर लफ्ज हो इंट्रा वो चला जाए, वो केड़ा नंबर हुआ इंट्रा की मीनिंग होती है। अच्छा, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं, कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो एक सेल के अंदर एंजाइम प्रोड्यूस हुआ, एक सेल के अंदर एंजाइम प्रोड्यूस हुआ,
फिर वो एंजाइम यहाँ से रिलीज हुआ, रिलीज होने के बाद जाके किसी दूसरे सेल के अंदर उसका जाके एक्शन हुआ, एनदर सेल के अंदर जाके एक्शन हुआ या एनदर पॉइंट पे जाके एक्शन हुआ, तो ऐसे एंजाइम्स को हम कहेंगे कि ये जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम हो। तो ऐसे एंजाइम को हम कहेंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम, या हम कहेंगे एपिसो एंजाइम, आल्सो कॉल्ड एपिसो एंजाइम। जैसे अगर हम बात करें पैंक्रियाज में एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं, पैंक्रियाज में एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं, मतलब एक्शन जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, एक्शन जाके उनका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, तो ये एंजाइम क्या कहलाएंगे, ऐसे एंजाइम को कहेंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर या एपिसो एंजाइम। अमीबा होता है, उसके अंदर सारे डाइजेस्टिव एंजाइम अमीबा के अंदर इंट्रोड्यूस होते हैं, एक्शन भी उसी सेल के अंदर होता है, तो ये इंट्रा सेल्यूलर एंजाइम, इंट्रा सेल्यूलर एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो और पॉइंट है, बाकी तो हमने पढ़े हैं ये सारी चीजें। जिसका स्पेसिफिक इन नेचर है, ग्रेटर एंड साइज एंड सबस्ट्रेट होगा, एक उनकी पर्टिकुलर प्लेस होती है जहाँ पे सबस्ट्रेट और एंजाइम का एक्शन होता है, जिसे एक्टिव साइट कहते हैं। रिक्वायर इन स्मॉल अमाउंट, स्मॉल क्वांटिटी के अंदर जो है जरूरत होती है, क्यों जरूरत होती है, बिकॉज प्रोडक्ट बनने के बाद एंजाइम अगेन फ्री होता है, ऐसे नहीं कि यूज अप हो जाए, फ्री होता है और वही सेम सबस्ट्रेट के साथ उसका जाके एक्शन करता है। एक्टिविटी ऑफ एंजाइम कैन बी एक्सेलरेटेड, फास्ट हो सकती है किसी आयंस की वजह से, तो उनको कहेंगे एक्टिवेटर कहेंगे। कोई स्टूडेंट तो दे सकता है ऐसा हाइड्रेट एंजाइम गैस ट्रांसपोर्ट में काम देता है। ड्रिंक्स जस्ट एक फ्रेश एलिमेंट है, हम खाएंगे कढ़ाई, हम खाएंगे बिरयानी, हम खाएंगे समोसे पकौड़े बर्गर खाएंगे, जिंक नहीं लेंगे, ऐसी चीजें, तो अल्टीमेट रिजल्ट देखिए। कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम जिंक के बगैर काम नहीं करते, तो एक्टिवेटर जरूरी होता है, एक्टिवेटर किसी एंजाइम की एक्टिविटी। इसी तरह से कुछ ऐसे भी फैक्टर्स होते हैं जो इनहिबिट है एंजाइम एक्टिविटी, जिनको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और एंजाइम का थर्मोलाइबल, थर्मोलाइबल का मतलब है हीट सेंसिटिव होते हैं, पर्टिकुलर एक टेम्परेचर पे काम करते हैं, जैसे हमारे एंजाइम में 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है उससे वर्क करते हैं। और इसी तरह से पीएच सेंसिटिव है, जैसे आपको पता है कि पेप्सिन एंजाइम होता है, एसिडिक मीडियम में काम करता है, उसको अल्कलाइन मीडियम मिलेगा तो वर्क नहीं करेगा। और बाकी एंजाइम न्यूट्रल और अल्कलाइन मीडियम पे जो काम करते हैं, लाइपेज एंजाइम जैसे फॉर एग्जांपल, उसको अगर एसिडिक मीडियम मिलेगा तो वर्क नहीं करेगा। स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन, सेल टर्मिनेशन ड्यूरिंग एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। और एक्टिव साइट जो होती है उनकी एक वेरी स्पेशल या पर्टिकुलर होती है, जिसकी हम इलस्ट्रेशन देख चुके हैं और उसके अंदर हम सीख चुके हैं कि एक्टिव साइट का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक पर्टिकुलर टाइप की सबस्ट्रेट आपकी बाइंड होती है, रिमेनिंग जो पार्ट होते हैं वो उसकी शेप को बरकरार रखने के लिए जस्ट यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री चार्जेस होंगी, वो होना जरूरी है ताकि सबस्ट्रेट बाइंड हो सके, अदरवाइज नहीं। तो इस तरह से आज हमने चल रही फीचर्स पढ़ी है, कल हम थोड़ी क्लासिफिकेशन, टाइप्स, फीचर